लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बैलेंस ऑफ पावर ऑफ फेडरलिज्म। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ फेडरेशंस। There are two kinds of route through which federations have been formed, which are as follows: coming together and holding together. Independent states coming together on their own to form bigger units. जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं अपनी मर्जी से वो साथ में आकर एक बड़ा देश बनाते हैं, जबकि होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, जो बड़े देश होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे इतने बड़े देश के ऊपर शासन करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं उस पूरे कंट्री को डिवाइड करना स्मॉलर यूनिट्स के अंदर, और वो कॉन्स्टिट्यूशन पावर को यूनिट और सेंटर में डिवाइड करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पर स्टेट अपनी मर्जी से खुद आते हैं, साथ में आते हैं और एक फेडरेशन बनाते हैं। यहाँ ऑलरेडी एक बिगर कंट्री है और वो अपने आप को डिवाइड कर रहा है ताकि उसको एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत ना आए। सेकंड, इंक्रीज सिक्योरिटी बाय पूलिंग सॉवरेंटी। ये अपनी सॉवरेंटी को पूल करके अपने सॉवरेंटी देकर अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज करते हैं। जैसे अगर छोटे छोटे स्टेट हैं तो वो लेस पावरफुल होंगे, जब वो मिलकर साथ आ जाएंगे तो वो एक पावरफुल फेडरेशन बन जाएगा। तो ये अपनी सॉवरेंटी को देकर अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज करते हैं। एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, कमिंग टुगेदर में अपनी सेपरेट आइडेंटिटी होती है इनकी, जबकि होल्डिंग टुगेदर के अंदर क्या होता है, सेंटर इज मोर पावरफुल वाई द स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन ज्यादा पावर्स होती हैं, जबकि यहां पर स्टेट के पास पावर सेंटर के कंपैरिजन ज्यादा होती है। ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। जो उसकी यूनिट्स है उनके बीच में भी पावर अनइक्वल होती है, यहां पर इक्वल पावर होती है। जैसे मान लिया वहां पर 10 स्टेट्स हैं, 15 स्टेट्स हैं, या हम बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए में 50 स्टेट्स है, हर स्टेट की इक्वल पावर है। पर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया होल्डिंग टुगेदर टाइप का फेडरेशन है और यहाँ पर किसी स्टेट के पास पावर ज्यादा है, किसी के पास कम है। पहले जैसे जम्मू कश्मीर था उसके पास स्पेशल पावर्स थी, आज भी नागालैंड है, हिमाचल प्रदेश है, कई स्टेट के पास स्पेशल पावर्स है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। अब जैसे बात करते हैं हमारे यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज है, उनकी पावर को कंपेयर करते हैं स्टेट से, स्टेट्स के पास ज्यादा पावर होती है यूनियन टेरिटरीज के कंपेरिजन। तो यहाँ पर अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है और यहाँ पर इक्वल पावर। और लास्ट में इसका जो एग्जांपल है, कमिंग टुगेदर टाइप का जो फेडरेशन है वो यूएसए में है, स्विट्जरलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और होल्डिंग टुगेदर जो फेडरेशन है वो इंडिया, स्पेन और बेल्जियम को हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, वो भी होल्डिंग टुगेदर टाइप का फेडरेशन है। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? ऐसी क्या चीजें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड यूज किया गया है फेडरेशन के जगह हमने यूनियन वर्ड को यूज किया है। उसके पीछे रीजन ये है, यूनियन का मतलब एक ऐसा स्टेट होता है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है। सेकंड जो फीचर है इसका, 3 टियर फेडरलिज्म, यूनियन, स्टेट एंड पंचायत। हमारे यहाँ पर 3 लेवल हैं इस फेडरलिज्म के अंदर। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 2 लेवल थे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और बाद में 1992 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके एक 3rd लेवल और इंट्रोड्यूस किया इसके अंदर, वो है लोकल गवर्नमेंट या पंचायती राज। नेक्स्ट फीचर इसका, 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर अंडर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। और जो स्टेट के ये जो 2 लेवल होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच में लेजिस्लेटिव पावर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और वो डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इसको जरा हम डिटेल से देखते हैं। यूनियन लिस्ट, इस लिस्ट का मतलब इसमें वो सब्जेक्ट आते हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार कानून बना सकती है। हैज सब्जेक्ट टू नेशनल इंपॉर्टेंस, सब्जेक्ट ऑन विच ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स द लॉज। द सब्जेक्ट्स आर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशंस। ये वो सब्जेक्ट हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं और इसलिए केवल सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर कानून बना सकती है, और ये आते हैं यूनियन लिस्ट। नेक्स्ट इसके बाद है स्टेट लिस्ट, इसके ऊपर इनेक्ट करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट की होती है। Has subject of local and state importance, subjects on which only state government can make laws. And the example of the subject of the state list: police, trade, agriculture, irrigation and commerce. ये लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, या हम यूं बोलें लोकल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं, इसलिए इसको ऊपर इनेक्ट करने की पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है।
नेक्स्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास ये पावर है कि वो इसके ऊपर इनेक्ट कर सकें। पर अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन के बीच में अगर कोई टकराव होता है तो स्टेट का लेजिस्लेशन नहीं माना जाता, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है वो कानून माना जाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे यहाँ पर होल्डिंग टुगेदर के तहत ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। Has subject of common importance both central and state, subjects on which both level can make laws, but at the end of the laws made by central continues. The subjects education, marriage, trade unions, adoption and succession. गोद लेना, उत्तराधिकार, शादी, एजुकेशन या जो श्रम यूनियन होती है, मजदूर यूनियन जो होती है, इनके ऊपर इनेक्ट करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को इसके ऊपर इनेक्ट करने की पावर होती है। इसके अलावा जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था उस समय उनको जितने सब्जेक्ट उस वक्त ध्यान आए वो उन्होंने उसके अंदर मेंशन कर दिए, पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो उनको उस वक्त या तो याद नहीं आए या वो सब्जेक्ट बाद में आए। जैसे कि बात करते हैं हम, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कंप्यूटर नहीं था, जब साइबर नहीं था, न ही साइबर क्राइम था, पर अब साइबर भी है और साइबर क्राइम भी है। इसीलिए साइबर क्राइम जैसे ऐसे जो सब्जेक्ट जो उस वक्त नहीं थे या जिनको बाद में जो सब्जेक्ट सामने आए, ऐसे सारे सब्जेक्ट जो हैं वो कहलाते हैं रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स, और रेजिड्यूरी सब्जेक्ट जो हैं वो पार्लियामेंट को दिए गए हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ थ्री लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली हैज राइट टू मेक लॉज ऑन देम, और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। जो फोर्थ फीचर है हमारे फेडरलिज्म का, ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स, एग्जाम्पल यूनियन टेरिटरी। इंडियन यूनियन जो है उसके जो स्टेट्स हैं उन सभी के पास आइडेंटिकल यानी कि समान अधिकार या समान शक्तियां या पावर्स नहीं, जैसे कि यूनियन टेरिटरी। इसको जरा हम डिटेल में देखते हैं। There are some units of Indian Union which enjoy very little powers. These are areas which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of the existing state. ये इतने छोटे होते हैं कि किसी अलग से इनको स्टेट नहीं बनाया जा सकता और ना ही इनको किसी अदर स्टेट के अंदर मर्ज किया जा सकता है, इसलिए इनको यूटी कहा जाता है और इनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सीधा शासन होता है। These areas like Chandigarh or Lakshadweep or the capital city of Delhi are called union territories. These territories do not have the powers of a state, यानी जो पावर एक स्टेट एंजॉय करता है वो पावर्स यूनियन टेरिटरीज के पास नहीं होती है। वो The central government has special power in running these areas, और सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेशल पावर्स दी गई है ताकि वो इन एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन को चला सके। फिफ्थ फीचर है इंडियन फेडरेशन का, चेंजेस इन पावर शेयरिंग हैज टू बी पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें कोई चेंज करना है पावर शेयरिंग के अंदर तो उनको पार्लियामेंट के द्वारा 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। इसको भी हम जरा डिटेल से देखते हैं। This sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution, यानी कि इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है, पार्लियामेंट भी चाहे तो इस स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। It is not easy to make changes this power sharing arrangement. ये इतना इजी क्यों नहीं होता है? The parliament cannot on its own change to this arrangement. Any change to it has the first passed by the both of the houses of the parliament with at least 2/3 of majority. और ऐसा कोई बदलाव जो है पार्लियामेंट को 2/3 मेजोरिटी के द्वारा पास करना होगा, और उसके बाद then it has to be rectified by the legislature of at least half of the total state. यानी अगर इस पावर शेयरिंग में चेंज करना है तो पहले पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से 2/3 मेजोरिटी से वो रेजोल्यूशन पास होगा, उसके बाद वो जाएगा स्टेट असेंबलीज के पास, स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास, और वहां से भी वो 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट यानी भारत के आधे से अधिक राज्य उसको अगर पास करेंगे तब जाकर वो पावर शेयरिंग के अंदर जो चेंजेस लाया गया है वो हो पाएगा। और लास्ट, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ पावर द अपेक्स कोर्ट विल टेक डिसीजन। अगर इस पावर शेयरिंग या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कैसा भी कोई सा भी डिस्प्यूट होता है तब अपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास इस मामले को लेके जाया जाता है और उसका डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है और वो उस दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसको रिजोल्व करता है। इसको भी जरा हम सेपरेट स्लाइड में देखेंगे।
The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures. Judiciary देखती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो प्रोविजन बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सही तरीके से या नहीं. In case of any dispute about the division of power, the high courts and the supreme court make a decision. और ऐसा कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कि वो इस प्रकार की पावर शेयरिंग को बचाए और इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड. थैंक यू.